अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इस्तार अहमद कसाना। इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, ख़ास तौर पे इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो टेंशन चल रही है वो मुझे लग रहा है कि कहीं गड़बड़ ना कहीं हो जाए और उसमें उसका जो ख़मियाज़ा है, वो लोगों को भुगतना पड़ना शुरू हो चुका है। वो ऐसे कि हसन नियाज़ी और उनके साथ जो मियाँ इबाद फ़ारूक साहब हैं उनको पता ही नहीं है कि वो कहाँ पे हैं, कहाँ पे लेके लेके चला गए हैं लोग। ख़ास तौर पे उनकी जो फ़ैमिलीज़ हैं, वो बड़ी सख्त परेशान हैं। तो ये एक टेम्परेचर जो है वो काफ़ी हाई हो चुका हुआ है। इसका भी ज़रा तज़िया करेंगे। आईएमएफ की जो सूरत-हाल है, वो भी कोई जिस तरह ये समझा जा रहा था कि बड़ी ईज़िली वहाँ पे केक वॉक होगी और बड़ी जल्दी हमें सब कुछ मिल जाएगा। अभी आप ये ज़रा देख लें कि आईएमएफ का जो जायज़ा पाकिस्तान का है, इक़्तिसादी जायज़ा, वो 29 तक की डेट जो आई है, उसमें उसका पाकिस्तान का ज़िक्र ही नहीं है। तो ये इतना आसान नहीं होगा। फिर ये है कि बाई इलेक्शंस हो रही हैं, उसका क्या बन रहा है? वहाँ पे जलसों की इजाज़त नहीं दी जा रही, कैसी जमहूरियत है? और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान भी एक टग ऑफ वॉर शुरू हुआ हुआ है। वो क्यों हुआ हुआ है? और फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि सरगोदा की पुलिस के हवाले से एक खत जो आया है, ओपन लेटर, वो ज़रा उसका तज़िया करेंगे कि ये सरगोदा पुलिस जो है, ये पुलिस है या चकला है, सो टू से। और ये लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये वो जो लेटर आया है, उसमें यही चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। तो मेरा ख़्याल है कि ये इंतहाई कंसर्निंग बात है। इसका तज़िया करते हैं, हमें जॉइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी लाहौर से जनाब सलमान आबिद भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम सलाम इसरार भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सलमान भाई। ये जो टू स्टार्ट विद ज़रा देखते हैं कि ये जो इमरान खान साहब का मामला चल रहा है, ये हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर जो है ये नीचे जाने की बजाय, कूल ऑफ होने की बजाय टेंशन हम ज़्यादा देख रहे हैं। और उसको आपने देखा कि मियाँ इबाद फ़ारूक और हसन नियाज़ी जो कि उनके भांजे हैं, उनको गायब कर दिया गया है और बहुत ही भोंडे तरीके से ये किया गया, क्योंकि जिस तरह एक कस्टडी में लोग होते हैं, उसमें तो ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि शायद इमरान खान को सबक सिखाने के लिए या कुछ और वजह है। तो ये टेम्परेचर क्या कोई पैनिक है इस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट में? क्योंकि ओवरऑल सिचुएशन आप देख रहे हैं, सियासी सूरत-हाल भी, तो वो उनके शायद काबू में नहीं आ रही और जो जिन लोगों को वो लेके आए थे, वो उस तरह डिलीवर भी नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या ये पैनिक मोड में चले गए? देखिए इसरार साहब, मैं उन लोगों में से हूँ जो हमेशा से रिकंसिलिएशन की बात करता रहा है और अब भी करता हूँ। मैंने कहा था कि इंतखाबात के बाद जैसे भी आपने हुकूमत बना ली, जो भी आपने जोड़-तोड़ कर लिया, जिस तरह से भी आपने इंतखाबात का निज़ाम जो है खराब किया, चुराया और एक ऐसी हुकूमत को लाके बिठा दिया जिनके पास अवामी मैंडेट ही नहीं था। उसके बावजूद मैं कहता था कि पीटीआई के मामले में और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान अब एक मसालती मिशन जो है या मसालती अमल जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि बहुत बहुत कुछ बिगड़ गया है पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ सियासत नहीं बिगड़ी, आपने पूरे रियासती निज़ाम को इस वक़्त पैरालाइज़्ड किया हुआ है। आपने अदालती निज़ाम को पैरालाइज़ किया हुआ है, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को पैरालाइज़ किया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को आपने पूरा पैरालाइज़ किया हुआ है, इकोनॉमिक सिस्टम आपका पैरालाइज़्ड हुआ है। तो अब इसका सबक ये था कि अब कोई रिकंसिलिएशन तलाश की जाए और एक ऐसा अमल तलाश किया जाए जो सबके लिए आगे बढ़ने का रास्ता दे सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ये देख रहा हूं कि अभी भी वो जो एक सोच है ना कि हमने ताकत के जरिए सारे मामलात को रिजॉल्व करना है, वो कहीं ना कहीं गालिब है। अच्छा, उस सिलसिले में जो भी कोशिशें होती रही रिकंसिलिएशन की इमरान खान के साथ, वो एक तरफा किस्म की रिकंसिलिएशन थी। यानी इमरान खान को कहा जा रहा था कि आप ये शराइत है, इन शराइत के ऊपर अमल कर लें, इन शराइत को तस्लीम कर लें तो बात आगे बढ़ सकती है। अब 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद इमरान खान जितना पॉलिटिकल सिस्टम में रेलिवेंट हुए हैं, तो ये मुमकिन नहीं था कि ये एक तरफा मुसालत होगी। ये दो तरफा मुसालत होनी थी जिसमें कुछ गिव एंड टेक होना था, कुछ बात आपने उनकी माननी थी, कुछ उनकी सुनानी थी, तब जाके कोई रास्ता निकलना था। लेकिन हो क्या रहा है कि जो भी इस वक्त मुसालत का काम चलता है, वो मुसालत से ज्यादा डिक्टेशन की तरफ लेके जाता है, जिसकी वजह से डेडलॉक पैदा हुआ है इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान। अच्छा, खुद एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान अपने अंदर भी जो है ना काफी मसाइल उभर के सामने आ रहे हैं और उनके अपने अंदर से दबाव आ रहा है। ये जो मंगला के कोर कमांडर का जो रेजिग्नेशन है, वो खुद रिफ्लेक्ट करता है कि किस तरीके से चीजें अंदर से भी चल रही हैं, क्योंकि खुद एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भी लोग चाहते हैं कि भाई ये मामलात को अब खत्म किया जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए। क्यों हम अभी एक तनाव की, टकराव की, महाजराई की, दुश्मनी की कैफियत के अंदर खड़े हो गए हैं और हम बदस्तूर उसके ऊपर कायम है कि हमने सारे मामलात इसी तरीके से रिजॉल्व करने हैं। इसी तरीके से जजेस के अंदर आपने देखा तकसीम पैदा हो गई है, ब्यूरोक्रेसी के अंदर तकसीम पैदा हुई है। ये जो भावलपुर का वाकया है, इसमें पुलिस और फौज के दरमियान जो कुछ हुआ, उसमें पुलिस के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन हमें नजर आ रही है, खुद मीडिया के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है कि जिस तरह से मीडिया का सिस्टम चलाया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो मेरा मतलब है कि इससे कोई काम चलने वाला नहीं है।
दूसरी बात यह है कि एस्टैब्लिशमेंट की एक और फ्रस्ट्रेशन ये है कि एक तरफ तो इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट के एजेंडे के ऊपर आ नहीं रहे, दूसरी उनकी फ्रस्ट्रेशन ये है कि जो आप एक प्लांटेड किस्म का सिस्टम लेके आए थे, वो इतना बड़ा बोझ बन गया है आपके ऊपर, यानी वो डिलीवर ही नहीं कर पा रहा। अब आप अंदाजा लगाइए कि उसके अपने अंदर से आवाजें आ रही हैं, नवाज शरीफ की सूरत में, राना सनाउल्लाह की सूरत में, जावेद लतीफ की सूरत में, किसी और की सूरत में, वो सब ये कह रहे हैं कि भाई ये प्लांटेड किस्म का सिस्टम आपने लेके आए हैं और आपने जिस तरह से चीजों को चलना चाहिए था। अब नवाज शरीफ साहब की एक लेटेस्ट गुफ्तगू जो एक जगह पर हुई है, उसमें उन्होंने कहा कि ये सारा खेल तो लगता है ऐसा है जैसे पीपल्स पार्टी के लिए सजाया गया था, हमें क्या मिला इस पूरे खेल के अंदर, और पीपल्स पार्टी असल बेनिफिशियरी है इस पूरे सिस्टम के अंदर। और उन्होंने तो बकायदा कहा कि ये फेडरल गवर्नमेंट मेरी है ही नहीं, ये तो फेडरल गवर्नमेंट उनकी है। और साथ साथ ये भी इल्जाम लगा दिया कि जो चंद बुजरा है वो हमारे बुजरा नहीं है, वो किसी और के बुजरा है। तो इसलिए जो फेडरल गवर्नमेंट में और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर डेफिसिट चला आ रहा है वो आपके सामने नजर आ रहा है, जिसकी वजह से एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भी एक पैनिक सिचुएशन जो है ना वो नजर आ रही है। तो इसलिए मैं ये समझ रहा हूँ ये जो अभी आपने कहा हसन न्याजी के मामले में, अबादुल हक के मामले में और बाकी लोगों के मामले में, ये उस पैनिक को भी रिफ्लेक्ट करती है, फ्रस्ट्रेशन को भी रिफ्लेक्ट करती है, और फिर ये भी रिफ्लेक्ट करती है कि नहीं, हमने मामलात को पॉलिटिकली डील नहीं करना, हम ताकत के जरिए डील करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसका नतीजा क्या निकल रहा है? जी जी वो मैं आप वही पूछ रहा हूँ कि जो आपने जो कहा ना कि ये जो हसन न्याजी वगैरह वाला जो मामला है, ये बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता देखें, मियाँ इकबाल फारूक के जो भाई हैं, मियाँ शहजाद, उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि खुदा ना खास्ता खाकम बदहन कि इनको कत्ल भी किया जा सकता है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन जो है वो घर वाले फील कर रहे हैं, तो आप अंदाजा लगाएं ना कि कितनी टेंशन है, और क्या ये अगर मैसेज देंगे इस तरह का, तो ये तो पूरे का पूरे पाकिस्तान के अंदर आग लगाने की वाली बात होगी। देखिए ना, अभी आपके सामने बुशरा बीबी के केस में अदालत ने हुक्म दिया है कि उनकी मेडिकल करवाया जाए किसी प्राइवेट निजी हॉस्पिटल से, जो उनकी ख्वाहिश है, क्योंकि सरकारी डॉक्टरों पे उनको यकीन नहीं है। इसी तरह इमरान खान का मामला है, इसी तरीके से अब यास्मीन राशिद जो है उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई, उनको अस्पताल दाखिल करना पड़ा। इजाज चौधरी साहब जो है वो हार्ट के पेशेंट है। मियां महमूद रशीद का मसला एक और है, उमर सरफराज चीमा मुसलसल अंदर है। आपने देखा वो जो आलिया हमजा और वो जो अपना दूसरी है सनम जावेद, उनको मियावाली और सरगोदा में शिफ्ट किया गया है। उनका एक और रिमांड दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें लगी रही हैं कि कहीं भी हम पॉलिटिकली इश्यूज को डील करने के लिए तैयार नहीं है, और जहां पॉलिटिकली मामलात को डील करना है वहां हम ताकत के उस पे जाके खड़े हो गए हैं, और उसकी एक फ्रस्ट्रेशन जो है वो पूरे सिस्टम के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है। और अब ये जो कहा जा रहा है कि सऊदी अरब से पैसा आएगा, वहां से सरमायाकारी आ रही है, इधर से ये सब अपनी जगह इंपॉर्टेंट होंगी, लेकिन बुनियादी मसला यह है कि आपका इंटरनल सिस्टम आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। आपका इंटरनल सिस्टम जो है वो एक्सटर्नल सपोर्ट जो आपको आपके बकौल आ रही है उसको साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से एक इंटरनल डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है, और वो रिफ्लेक्ट हो रही है आपके इदारों के अंदर भी रिफ्लेक्ट हो रही है, आपके पॉलिटिकल सिस्टम में भी रिफ्लेक्ट हो रही है, आपके डेमोक्रेटिक सिस्टम में और आपके जुडिशियल सिस्टम में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि आपने मसला इमरान खान इतना बड़ा बना दिया है कि अब वो मसला अगर आप हल नहीं करते तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली इमरान खान उस स्टेज पे पहुंच गए कि उनके साथ निगोशिएट तो हर सूरत में होना करना पड़ेगा। और ये देखें ना, उसका जो नतीजा निकल रहा है वो ये है कि अभी आप देखें IMF के बारे में ये कह रहे थे, अभी हमारे वजीर खजाना जब वहां पे गए हुए थे तो ये कह रहे थे जी कि बस ये मामला जो है वो तकरीबन हल हो गए। अब उनका जो स्केड्यूल जारी हुआ है 29 अप्रैल तक, अब आप देखें कि पाकिस्तान का इक्तिसादी जायजे का उसमें जिक्र तक नहीं है। और फिर देखें मोस्ट इंपॉर्टेंटली सलमान भाई, जो IMF की रिपोर्ट आई है उसने पाकिस्तान को उन ममालिक के साथ खड़ा कर दिया है जो कि सोमालिया है, सूडान है, इस तरह के जो ममालिक हैं, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है ये एक वॉर टॉर्न इकोनॉमी है, इसलिए इससे जरा बचा जाए, और एक अलार्म जारी कर दिया। तो ये अब देखें, एक तरफ वो हमें इमदाद देने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो अलर्ट्स जारी कर रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान का मुल्क जो है वो लेकिन बात ये है किसाना साहब, आप बाहर बैठे हुए हैं, पूरी दुनिया पाकिस्तान को देख रही है ना अपनी आंख से, और अपने आंख से देख रही है कि पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन क्या है। उनको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान इंटरनली कहां खड़ा है। अच्छा, उसमें एक इंटरनल दुनिया का परसेप्शन है, और दूसरा यह है कि इंटरनल जो इंटरनेशनल ताकतें हैं वो ये समझ रही है कि अगर हमने पाकिस्तान से कुछ अपनी बातें मनवानी है तो दिस इज अ राइट टाइम कि पाकिस्तान पे दबाव डालकर अपनी बात मनवाई जाए। उसके लिए वो इन तमाम चीजों को हाईलाइट भी करेंगे, उभारेंगे भी, और हो सकता है वो थोड़ा सा उसमें एग्रेशन भी पैदा करें,
इजाफा भी करें उस सारी सूरत-ए-हाल में। लेकिन सवाल वही है बुनियादी कि लोग इसलिए आज आपको क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपका इंटरनल सिस्टम आपके साथ नहीं खड़ा हुआ ना, जो बुनियादी मसला आ रहा है। अब देखिए ना, बात ये है कि जो आपने प्लांटेड किस्म का, मसनूई किस्म का, आर्टिफिशियल किस्म का और झूठ पर मबनी मैंडेट बनाकर एक हुकूमत तश्कील दी है, वो अपने बोझ तले दबी हुई है किसाना साहब। उसको किसी मुखालिफिन की जरूरत ही नहीं है। अब यहां पर आके आप देखिए कि जब आप अपना इंटरनली वीक हो रहे हैं और अब नवाज शरीफ साहब की टोन कुछ और बदल रही है। अब ये देखिए ना, ये जो इजलास हुआ है पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, जिसमें से सदर ने खिताब करना था, चारों चीफ्स आपके नहीं आए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं आए, अपना गिलगित बल्तिस्तान के लोग नहीं आए, 2 वज़राए आला नहीं आए, गवर्नर नहीं आए। ये क्या रिफ्लेक्ट है? चीफ मिनिस्टर पंजाब हाँ जी, साजिद चाचा की हुकूमत में नहीं गई वहां पे। वही मैं कह रहा हूँ, ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? यानी ये रिफ्लेक्ट कर, मुराद अली शाह साहब और बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर बैठे हुए थे। अब सवाल ये है, ये आपके पावर स्ट्रक्चर के अंदर जो जो दरारें हैं ना, जो ग्रे एरिया है, ये उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जनाब हम कितना सिस्टम को ओन करते हैं और कितना सिस्टम को ओन नहीं करते हैं। इसलिए कि बात यह है कि आपके सामने एक तो चैलेंज है ना कि आपने एक आर्टिफिशियल सिस्टम लाके बिठा दिया है। दूसरा सिस्टम चैलेंज ये है कि ये गवर्नेबल नहीं है, ये चल नहीं पा रहा। ये टिकटॉक के जरिए और अपना टेलीफोन के जरिए, फेसबुक के जरिए और ये सोशल मीडिया के जरिए तो हुकूमती निजाम भी चला करते ना। जो भी चलाएगा उसको मसाइल। अब देखिए ना, आपने कहा कि जनाब रोटी जो है वो 16 रुपए की मिलेगी, आटा इतने का मिलेगा, पूरे पंजाब में कहीं नहीं मिल रहा। आपने कहा जी वो मरियम नवाज साहिबा जो है वो 800 रुपए का लिबास पहनती है, पता नहीं कहां से पहनती है, कौन सा 800 रुपए का लिबास है। यानी ये देखिए ना, एक आर्टिफिशियल सिस्टम जो आपने बना दिया है, वो आपका मैच नहीं कर रहा उस पॉलिटिकल क्राइसिस के साथ जो पाकिस्तान इस वक्त फेस कर रहा है। जो क्राइसिस है पाकिस्तान का वो ये है। और ये सबसे बड़ी बात जो है कि जो टिकटॉक वाले जो स्टाइल चल रहा है वो तो बिल्कुल ही पे ऑफ नहीं कर रहा। अच्छा, एक चीज मुझे बताएं, बाई इलेक्शंस हो रहे हैं और उसमें आप ये देखें कि पीटीआई जो है ये जलसे की इजाजत मांग रही है हर जगह पे और इनको जलसों की इजाजत नहीं दी जा रही। तो ये कैसा इलेक्शन होगा, कैसी ये जमहूरियत है जिसमें लोगों को अपना जो आवाज निकालने की जरूरत नहीं है, उनको उनको पकड़ा जा रहा है, उनके घरों के बाहर मोबाइल्स आके खड़ी हुई हैं। तो ये कौन सा इलेक्शन हो रहे हैं? नहीं, इलेक्शन पहले कौन सा हुआ है जो ये इलेक्शन होने जा रहा है? देखिए ना, पहले भी आपने जनरल इलेक्शन के अंदर इस इलेक्शन की तो कहीं ना कहीं कोई मैटर ही नहीं करता, ना कोई जो हुकूमतों की जो जालसाजी हो चुकी है उसके ऊपर इसका कोई फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन बावजूद नहीं इजाजत लेकिन दी जा रही। आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं कि हम इलेक्शन बाई इलेक्शन में भी आ गए हैं, लेकिन यहां पर भी हम आपको 1% की पॉलिटिकल स्पेस नहीं देंगे, आपको जलसा करने नहीं देंगे, आपको इंतखाबी मुहिम नहीं चलाने देंगे, आपको मोबिलाइजेशन नहीं करने देंगे, आप जाके वोटरों तक कांटेक्ट ना करें। पॉलिसी तो वही है ना जो पिछली चली आ रही है। तो अब ऐसे इस तरह के इलेक्शन के साथ आप क्या हासिल कर लेंगे? पहले आपने क्या हासिल कर लिया है जनरल इलेक्शन के जरिए, जो आप बाई इलेक्शन के जरिए हासिल करेंगे? मुमकिन है आप सीटें भी ले जाएंगे, अगर आप फॉर्म 47 को बुनियाद बनाकर इलेक्शन जीतना चाहते हैं, वो तरीका भी आप ढूंढ लेंगे। लेकिन इससे आपकी सियासत को और जमहूरियत को क्या फायदा मिलने वाला है, सिवाय ये कि जो तकसीम है के ऊपर, फॉर्म 45 के ऊपर उन्होंने साइन पहले से ही ले लिए लोगों से। जी जी, मैं ये कह रहा हूं जो तकसीम पहले से मौजूद है, आप तो उस तकसीम को और ज्यादा गहरा कर देंगे ना। आप तो उस तकसीम के अंदर और शिद्दत पैदा कर रहे हैं, उसमें और तासुब पैदा कर रहे हैं, उसमें और गुस्सा पैदा कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि हमारे यहाँ हुक्मरान तबका हो, रियासती इदारे हो, उनको ये समझना चाहिए कि अगर वाकई आप वे फॉरवर्ड की तरफ जाना चाहते हैं तो वे फॉरवर्ड के इंडिकेटर कुछ और होते हैं। ये इंडिकेटर नहीं है जो इस वक्त आपने अडॉप्ट किए हुए हैं। इससे तो आप वे फॉरवर्ड की बजाय पहले से मौजूद रास्तों को और ज्यादा महदूद करके और ज्यादा खराब कर रहे हैं। इसलिए ये खेल जो जहां इस वक्त खेला जा रहा है, कि किसी भी सूरत में पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। ना इंटरनेशनल दुनिया से आपको सपोर्ट मिलेगी, ना आपको रीजनल सतह से मिलेगी, ना आपको पाकिस्तान के अंदर से मिलेगी ये सपोर्ट, जिस किस्म का एनवायरनमेंट हमने इस वक्त पाकिस्तान के अंदर क्रिएट किया हुआ है। अच्छा, एक और देखें, आपने जो चीज कही ना कि एक्सपोज कर दिया ना, एक और एक्सपोज करने वाली जो बात है वो ये है कि दोनों हुकूमतें इनकी अपनी हैं और इसके अंदर भी एक टग ऑफ वॉर शुरू हुई हुई है पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान। खास तौर पे अपॉइंटमेंट्स का जो मसला है, आईजी का दूसरा, और मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो जनाब अप अगेंस्ट चीफ मिनिस्टर पंजाब हुए में हैं, उनकी कोई समझ नहीं आ रही वो क्या हो रहा है। और ये जो एक टग ऑफ वॉर चल रहा है, इससे भी गवर्नेंस के तो इश्यूज निकलेंगे ना, इससे भी पता चलेगा कि ये क्या आपस में ये कर रहे हैं।
देखिए ना, पहले तो लड़ाई ये थी कि डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर का दर्जा उनको हासिल था, मोहसिन नकवी साहब को। अब लड़ाई ये है कि वो डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर पंजाब भी हैं। वो हफ्ते में 3 दिन जो है पंजाब में आते हैं, लाहौर में बैठ के अपने सारे काम करवाने की कोशिश करते हैं, और ब्यूरोक्रेसी भी उन्हीं की तरफ देख रही होती है। तो यही फ्रस्ट्रेशन है पीएमएलएन के अंदर, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जनाब अगर हमने इस सिस्टम के अंदर सहूलतकारी की है तो उसकी प्राइस हमें क्या मिल रही है। अच्छा, ये अब आप देखिए कि इस तरीके से, जिस तरीके से ये सिस्टम लाया गया है और जिस तरीके से सिस्टम को चलाया जा रहा है, तो वो जो शहबाज शरीफ का मसालती मॉडल था वो तो नाकाम हो गया। जो नवाज शरीफ साहब के साथ जो भी मामला तय हुए थे वो भी अपना मतलूबा नतीजा नहीं दे सके, और जो आपने तय किया कि हम सिस्टम को हर सूरत में आगे चला लेंगे, वो सिस्टम भी आगे नहीं चल पा रहा। वो इमरान खान के साथ जो मामला तय होने थे वो भी नहीं हो पा रहे। तो ये एक अमली किस्म का डेडलॉक पैदा हो गया। मेरी अभी इतलात ये है कि पीपल्स पार्टी ने स्मेल किया है इस सारे सिस्टम को कि जिस तरीके से सिस्टम को चलाया जा रहा है, और जरदारी साहब ने अपने एक करीबी साथी के जरिए पीटीआई को पैगाम दिया है कि जनाब अगर आप हमारे साथ मिल जाएं तो हम मिलकर हुकूमत बनाने की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि पीएमएलएन तो अब बोझ बन गई है। पीएमएलएन के साथ तो वो मामला उस तरह से चल नहीं पा रहे। तो अब वो पीपल्स पार्टी तो एक और पहले भी चाहती थी कि हम पीटीआई के साथ मिलकर, आपने देखा जब इलेक्शन के बाद उन्होंने पैगाम भी दिया था, वो अब फिर कोशिश कर रहे हैं कि कहीं पीपल्स पीटीआई के साथ कोई मामला आगे बढ़ाया जाए। लेकिन सवाल ये है कि जो हमारे फैसला साज हैं, जो वो सोच के बैठे हुए हैं, वहां पर जो है ना एक ऐसा डेडलॉक है कि अगर हमने किसी को साथ कोई मुसालत करनी भी है तो वो सिर्फ अपनी शराइत के ऊपर करनी है। ये जो अपनी शराइत के ऊपर है ना जी, यही बुनियादी तौर पर एक डेडलॉक पैदा कर रहा है, जिसकी वजह से मसले आगे नहीं आ रहे। दूसरी बात ये, पॉलिटिकल फोर्सेस को भी अब समझ आ रही है कि हम बिल्कुल आइसोलेट हो चुके हैं, हमारी अब हैसियत कोई नहीं है। हम आप आके चाहे वो सदर की सीट पे बैठ जाएं, प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठ जाएं, चीफ मिनिस्टर की सीट पे बैठ जाए, लेकिन इन सबका माई बाप जो है कोई और बना हुआ है, जिसकी वजह से सारे मामलात में बिगाड़ पैदा हो रहा है। तो ये चीजें भी तो एक पॉलिटिकली फ्रस्ट्रेशन की तरफ रिफ्लेक्ट करती हैं सियासी कुव्वतों में। और यूं लग रहा है कि जैसे गवर्नेंस नाम की जो चिड़िया है वो पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल घुसती नहीं है। अच्छा, इसका एक और देखें शाखसाना जो है वो, आज आपने देखा कि एक लेटर जो है वो सरगोदा पुलिस के हवाले से, सरगोदा पुलिस की जो खवातीन है, जो पुलिस की अरकान है, जो पुलिस के अंदर हैं, उन्होंने एक लेटर लिखा है, और उन्होंने ये लेटर चीफ मिनिस्टर साहबा को भी लिखा है। तो ये अब ये देखें खुला लेटर है जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से वहाँ पे खवातीन जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके साथ ज्यादती होती है, उनके साथ बहुत ही घटिया किस्म का सलूक इख्तियार किया जाता है। और उसमें उन्होंने बेसिकली ये बताया है कि सरगोदा पुलिस जो है वो इस वक्त एक ब्रॉथल हाउस बन चुकी हुई है। वहाँ पे जो खवातीन जो है वो उनके काम आती हैं, जो उनकी बात मानती हैं, उनको प्रमोशन भी दी जाती हैं, उनको फेवर्स भी दी जाती हैं, जो नहीं मानती उनको फिर सिंगल आउट किया जाता है। तो ये क्या गवर्नेंस हो रही है जी? ये बेलगाम नहीं होगी पाकिस्तान की पंजाब पुलिस? ये देखिए, ये सिर्फ मामला पुलिस की हद तक महदूद नहीं है। आप अपने हर इंस्टीट्यूशन के अंदर चले जाएं, आपको इसी तरह की मुख्तलिफ बिगाड़ पर मबनी कहानियां मिलेंगी। अब ये पुलिस के अंदर से एक कहानी रिफ्लेक्ट हुई है ना, जो जाहिर करती है कि हमारी पुलिस कहाँ खड़ी है। आप अंदाजा लगाइए खाना साहब, शहबाज शरीफ हुकूमत के जो पिछले 2-3 मॉडल थे ना, सबसे ज्यादा अगर उन्होंने किसी शोबे में इन्वेस्टमेंट की थी तो वो पुलिस का महकमा था। और पुलिस शोधा से लेके पुलिस लवाहिकीन तक और पुलिस के अफसान तक और पुलिस के लोगों तक जितनी ज्यादा मराहत दी जा सकती है वो दी गई। और इनको, बल्कि एक जगह पर शहबाज शरीफ ने इतराफ किया कि जितनी इन्वेस्टमेंट मैंने पुलिस निजाम पे की है मुझे वो मतलूबा नताइज नहीं मिल सकते। अब इस पुलिस इस्लाहात के लिए जब पीटीआई ने कोशिश की तो आपको याद होगा नासिर दुरानी साहब को, और वो ताहिर साहब होते थे आईजी पंजाब, उनको लाया गया था। लेकिन इस हमारी जो रूलिंग पॉलिटिकल एलीट है, चाहे उसमें ताल्लुक पीटीआई के हो, ये पुलिस जो है सियासी मुखालफिन को दबाने का एक सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। और जब आप इनको इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये अपनी भी बेलगामी जो है वो आगे की तरफ लेके जाते हैं। और ये जो शिकायत है ये कोई पहली दफा नहीं आ रही, इस तरह की शिकायत पहले भी आती रही। अब ये जो आईजी पंजाब, जिनको आपने माशाल्लाह सदारती अवार्ड भी नवाजा है, कोई इनसे पूछे तो सही ना कि यार ये पुलिस के सिस्टम के अंदर हो क्या रहा है, और कोई पुलिस के अंदर कोई इंटरनल अकाउंटेबिलिटी के सिस्टम है क्या? पुलिस के अंदर कोई मॉनिटरिंग के सिस्टम है क्या? पुलिस के अंदर आपने इनेबलिंग एनवायरनमेंट के माहौल पैदा किए हुए? यानी आप अंदाजा लगाइए कि वो पुलिस जिसने लोगों की जानों को प्रोटेक्ट करना था,
वो पुलिस के लोग खुद अपनी जानों की प्रोटेक्शन की दरखास्तें चीफ मिनिस्टर पंजाब को लिख रहे हैं। तो इससे अंदाजा लगा लेना कि हमारा सिस्टम क्या है, वो कहाँ खड़ा हुआ है। तो चीफ मिनिस्टर पंजाब साहब जो खुद खातून है माशाल्लाह, उनको चाहिए ना कि इन खवातीन के लिए हेल्प के लिए आगे बढ़ें और उनको जिन लोगों ने ये हरकतें की हैं उनको करारवाकी सजाएं दिलवाएं। देखिए वो चाहेंगी या नहीं चाहेंगी, लेकिन सिस्टम इतना ताकतवर है ये करप्ट माफिया का, उसमें बाद औकात चीफ मिनिस्टर जैसे लेवल के लोग भी जो है अपने आप को बेबस महसूस करते हैं। अब आप देखिए ना चीफ मिनिस्टर की रेट को यहां से अंदाजा लगा लें कि वो 16 रुपए की रोटी की उन्होंने पूरे शहर पाकिस्तान में मुनादी कर दी। अब रोटी नहीं बिक रही 16 रुपए की, ठीक है ना। तो अब वो कल किसी ने अच्छा लिखा कि मोहतरमा ये कौन सा गवर्नेंस का मॉडल है कि अब आप नान भाइयों को और रोटी वालों को पकड़ना शुरू करके जेलों में डाल देंगे। यानी आप अंदाजा लगाएं कि हमारे गवर्नेंस के मॉडल में हम कोई चीज ज्यादा तदब्बुर के साथ करने के आदी नहीं रहे और सिर्फ एक पॉलिटिकल स्कोर करने के लिए, गिमिक्स के लिए हम अपने खेल खेलते हैं। आप ना सलमान भाई जो आपने बात कही ना इसकी तो उसका नतीजा क्या निकलता है? हाँ देखिए ना, चीफ मिनिस्टर तो बाद में नतीजा निकाले, पहले तो आईजी को अकाउंटेबल करे ना, पहले आईजी अकाउंटेबल हो। आपने गवर्नेंस की बात की है, गवर्नेंस का एक और मॉडल भी जरा देख लें। वो ये है कि हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है जी कि इस साल हम हज की निगरानी खुद भी करेंगे। यानी उन्होंने ये कह दिया है कि जी जो आपके हज के ऑपरेशंस हैं उनको हम देखेंगे, किसी ने अगर कोई ज्यादती की तो हुक्म देंगे कि इनको छोड़ना नहीं है। तो ये जो गवर्नेंस है ये तो फिर आपको मतलब है कि जो कोर्ट्स हैं वो गवर्नेंस की सबसे बड़ी बदकिस्मती देखें, हर काम इस्टेब्लिशमेंट ने करना है। इकोनॉमी उन्होंने ठीक करनी है, ज़राअत उन्होंने ठीक करनी है, लाइफ स्टॉक पोल्ट्री उन्होंने ठीक करनी है, आपके यहाँ जितने करप्शन के मामलात हैं उसको एलिमिनेट उन्होंने करना है। जुडिशरी जो है वो कहती है कि हम ये सारे काम करेंगे। जिनके काम है वो अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए या तो तैयार नहीं है या उनको जिम्मेदारी देने के लिए कोई तैयार नहीं है। यानी आपका पूरा सिस्टम गवर्नेंस का कोलैप्स हुआ है और इतना कोलैप्स हुआ है कि हर इदारा दूसरे इदारे के कामों में मुदाखलत करके खुद को सुपर लीड पोजीशन पे लाकर खड़ा कर देता है और समझता है कि सारे काम हम करेंगे। यानी अब आप देखिए ना, क्रिकेट टीम की इस्लाह और उनकी ट्रेनिंग भी जो है वो हमारे इदारे के पास चली गई। यानी हम दुनिया की वाहिद क्रिकेट टीम होंगी जिसकी क्रिकेट टीम की इस्लाह जो है, उनकी तरबियत जो है वो वहां एक खास इदारे को दी गई। यानी आप अंदाजा लगा लें, जिसका जो काम है उसको करने दे खुदा के बंदो। दुनिया का निजाम ऐसे ही चलता है। अगर आप हर काम के अंदर मुदाखलत करेंगे तो आपका निजाम नहीं चल सकेगा, वो कोलैप्स हो जाएगा और जब वो कोलैप्स होगा तो उसका नतीजा वो और ज्यादा एक बैड गवर्नेंस के नतीजे की सूरत में सामने आएगा ना। वैसे भी एक इदारा क्या कुछ कर सकता है, कितना कुछ कर सकता है, हर चीज अगर आप बात यह है कि इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन का होना, इदारों के दरमियान एक दूसरे को सपोर्ट करना एक और अमल है। लेकिन अगर आप एक इदारे को डिनाई करके खुद उसकी पोजीशन ले लें तो वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन जाती है ना। पाकिस्तान का जो सारा का सारा सेंट्रलाइज्ड बेस्ड गवर्नेंस का मॉडल है वो अपनी अहमियत इसलिए खो रहा है कि पूरी दुनिया में इस वक्त डिसेंट्रलाइजेशन हो रही है और हम सेंट्रलाइजेशन के ऊपर खड़े हैं। हमने 18वीं तरमीम कर ली है, लेकिन अगर टमाटर महंगा होगा तो प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदार होगा, जबकि काम बुनियादी तौर पर सूबाई हुकूमतों का और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंटों का है। अभी आप देखिए ना, ये जो गवर्नेंस के अंदर हमारे चीफ मिनिस्टर चारों जो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इनके शोबे नहीं है, ये लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम के मसले हैं सर। ये लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम बनाए, जिसको स्ट्रॉन्ग करें, खुद मुख्तार बनाए, उसको पावर दें, इख्तियारात दें, वो अपनी जगह पे जाकर लोकल सतह पे लोगों को रिजॉल्व करे। लेकिन हम हर काम खुद करना चाहते हैं, हर चीज पे अपनी तस्वीर लगाना चाहते हैं, हर चीज पे अपने कैमरे के सामने आना चाहते हैं। तो फिर आप इस तरह के गिमिक्स के साथ जब गवर्नेंस करेंगे तो वो गवर्नेंस तो नहीं होगी ना, वो डिलीवरी होगी ट्रांसपेरेंट, और उससे ये नतीजे निकलेंगे कि आपका हर इदारा एक दूसरे के साथ क्लैश की सूरत हाल पैदा कर रहा है। आपने बात की सिस्टम की। सिस्टम तो ये है कि हमारी पार्लियामेंट हाउस की जो मस्जिद है उसमें 20 से ज्यादा नमाजियों के जो जूते हैं वो चोरी हो गए हैं। तो आप कैसी बात कर रहे हैं जी गवर्नेंस की? और आप अंदाजा लगाएं, आप यकीन करें, जब ये खबरें हम बाहर बैठ के सुनते हैं और पढ़ते हैं तो हमारा सर जो है वो शर्म से झुक जाता है कि यार ये क्या हो क्या रहा है, कौन लोग हो तुम यार। बस अब देखिए ना, दुख ये है कि जो तवज्जो पाकिस्तान के रियासती निज़ाम को, सियासी निज़ाम को, जमहूरी निज़ाम को, आईनी निज़ाम को और माशी निज़ाम को मजबूत बनाने पे देनी चाहिए थी, हम खुद किसाना साहब माशाल्लाह इतने शानदार लोग हैं, तो खुद उस निज़ाम को बिगाड़ पैदा करने के जिम्मेदार हैं और उसमें खराबियां पैदा करके
अपने लिए भी हालात खराब कर रहे हैं, मुल्क के लिए भी हालात खराब कर रहे हैं, और दुनिया में हमारा जो सॉफ्ट इमेज है वो ये बन रहा है कि पाकिस्तान अनगवर्नेबल है। पाकिस्तान जो है वो गवर्नेंस के काबिल ही नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ये जो अभी देखे ना, मैंने एक रिपोर्ट का हवाला भी दिया था शायद उस दिन, वो 1 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो अंडर द पॉवर्टी लाइन अगले साल हमारे उसमें ऐड हो जाएंगे। तो अब आप देखिए कि इस किस्म के क्राइसिस के अंदर रहते हुए लोगों के जो माशी मामलात हैं, मैं कान पकड़ता हूं और खुदा से दुआ करता हूं, माफी मांगता हूं। हम जिन हालात से यहाँ गुजर रहे हैं ना, यहाँ एक ऐसी साइकोलॉजिकल वॉर इस वक्त पूरी कौम पे मुसल्लत हो चुकी है, इकोनॉमिक साइकोलॉजिकल वॉर, कि लोगों को समझ नहीं आ रही कि उनका सर्वाइवल किस तरह से हो, कैसे होगा, लोगों को समझ नहीं आ रही कि कैसे हम आगे जाएंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। मैं आपको उसकी एक छोटी सी मिसाल बताता हूँ। इस साल पाकिस्तान में जो जामियात के अंदर दाखिले होते थे ना, यूनिवर्सिटीज में, वो 25% दाखिले कम हुए, और लोगों और डिपार्टमेंट लेवल के ऊपर तीसरी चौथी दफा इश्तिहारात जारी किए गए दाखिलों के साथ, फिर भी बच्चे नहीं आए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह जो है, जहां एक तरफ इकोनॉमिक सिचुएशन है, दूसरी तरफ आपकी डिग्रियां इररेलेवेंट होती जा रही हैं कसाना साहब। अब ये डिग्रियां आपको रोजगार नहीं दे रही, ये मीनिंगफुल नहीं रही, तो ये लोग क्यों आए यूनिवर्सिटीज के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए? तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आप जिन चीजों पे हमें तवज्जो देनी चाहिए, एजुकेशन के मामलात, हेल्थ के मामलात, छोटी इंडस्ट्री, छोटी छोटी सनतों को फरोग देना, कारोबारी मामलात को फरोग देना, उसके मुकाबले में हम किस चीज में लगे हुए हैं? किसको फतह करना है और किसको शिकस्त देनी है, किसको हमने आगे लेके आना है, किसको पीछे धकेलना है, कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन है। हम तो इस चक्कर में फंस के रह गए और पूरी रियासती ताकत को अपनी पसंद और नापसंद की बुनियाद के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसको ठीक बात, बिगाड़ पैदा होगा जो इस वक्त देख रहे हैं पाकिस्तानी रियासत के अंदर। ठीक है सलमान भाई, आखिर में मुख्तसरन 18 तारीख को नए जमात इस्लामी जो अमीर हैं, अमीर जमात जनाब हाफिज नईम साहब, उन्होंने हल्फ उठा लिया है। उनकी स्पीच भी आपने देखी होगी। व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? कैसे ये उनका टेन्योर होगा? कैसे आदमी है, आप जानते हैं उनको, और क्या ये तब्दीली जो है नए अमीर जमात इस्लामी जो है जी, नए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान साहब जो है, इम्कान यही था कि यही अमीर बनेंगे, क्योंकि वो इस वक्त जमात इस्लामी की जो पॉपुलर पॉलिटिक्स है ना, उसको वो लीड कर रहे थे। दूसरी बात यह है कि हाफिज नईमुर रहमान जो है वो एक बड़ी, जिसे कहते हैं ना, मुकाबला करने वाली, मजामती और आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीजों को देखने वाली शख्सियत है। लेकिन अब उनका असल मुकाबला क्या है? उनका असल मुकाबला यह है कि जमात इस्लामी में बैठी हुई जो ओल्ड क्लास है उसको कैसे डील करते हैं, जमात इस्लामी के अंदर जो चैलेंजेस हैं उनको कैसे डील करते हैं इंटरनल, और फिर एक्सटर्नल चैलेंजेस जो है उसको कैसे लीड करके अपनी पावर को आज की पॉलिटिक्स में रेलिवेंट करते हैं, अपने आप को इतना रेलिवेंट कर दें कि लोग आपको इग्नोर ना कर सकें। ये चैलेंजेस हैं, लेकिन उनको बड़ा चैलेंज खुद अपने अंदर से भी है, और जो टीम वो मुंतखब करने जा रहे हैं उससे भी अंदाजा होगा कि जनाब ये जो टीम है 21 हद तक उनको साथ दे सकेगी। तो हाफिज नईमुर रहमान को मैंने देखा है मंसूरा के अंदर उस दिन कि लोग बहुत ज्यादा तवक्को लगा के बैठे हुए हैं कि जी हाफिज साहब के आने से शायद हमारा माहौल जो है जमात इस्लामी से निकलेंगे, नई आवाजें निकलेंगी। लेकिन अभी चैलेंजेस बहुत है हाफिज नईमुर रहमान साहब के लिए, क्योंकि देखिए आपको याद होगा सैयद मुनव्वर हसन साहब भी जब कराची से आए थे ना अमीर बनकर, तो उनको भी इंटरनल बहुत चैलेंजेस का सामना था, और फिर जिस तरह से वो रुखसत हुए वो एक अलग कहानी है, तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता। वो एक बड़ी तल्ख कहानी है जिस तरह से उनको रुखसत किया गया था। तो मेरा मतलब है कि अब ये देखना पड़ेगा कि हाफिज नईमुर रहमान साहब किस तरह से अपने आप को लेकर चलते हैं, और जो इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस है उससे कैसे डील करते हैं और अगले चंद माह की सियासत में। लेकिन उनकी तकरीर के अंदर उनकी तकरीर में दो बातें बहुत अहम है। एक तकरीर तो उन्होंने कहा 3-4 दफा बाद कहा कि फॉर्म 47 पर बनने वाली हुकूमत नाजायज हुकूमत है, और दूसरी बात ये कहा कि अगर इस्टेब्लिशमेंट सियासत में आएगी तो फिर उसको सियासी तनकीद सुननी पड़ेगी। इस्टेब्लिशमेंट अपने दायरे कार तक महदूद रहे, इसी में इस्टेब्लिशमेंट का भला है, इसी में मुल्क का भला है, इसी में रियासत का भला है। ये दो इंडिकेटर ये बताते हैं, दो इंडिकेशन ये बताते हैं कि उनकी अपनी सोच जो है वो क्या है इस वक्त। अब वो सोच किस तरह से ट्रांसलेट होती है जमात इस्लामी की इंटरनल पॉलिटिक्स में, ये चैलेंज होगा।
Thank you, sir. Thank you very much. See you soon. Thank you very much. Inshallah.